नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस द हिंदू और दैनिक जागरण के न्यूज़ एनालिसिस के अंदर। ठीक है, इसमें हम क्या देखेंगे, जो हमारी आज जो दैनिक जागरण के अंदर जो न्यूज़ थी उसका हम एमसीक्यूज बेस में एनालिसिस करेंगे। ठीक है, जिस प्रकार की यूपीएससी के प्री एग्जामिनेशन में किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, इस हिसाब से हम इसके अंदर क्वेश्चन देखेंगे। ये हमारा एक रिवीजन वीडियो, यानी हम सुबह ने जो न्यूज़पेपर पढ़ा है उसका भी हम रिवीजन करेंगे। अगर आपने न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा है तो प्लीज़ न्यूज़पेपर पढ़ना ज़रूर शुरू कर दीजिए, ताकि आपका एग्ज़ाम अच्छे से चले जाए। ठीक है, ये हमारा 1 सितंबर का है, तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, अगर आप चैनल पर नहीं हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पहली जो हमारी न्यूज़ है वह क्या कहती है, अभी वैश्विक चुनौतियों के बावजूद आर्थिक यानी आर्थिक में तेज उछाल। इसका मतलब क्या है, भी जो भारतीय अर्थव्यवस्था है उसके अंदर वैश्विक तौर पर क्या है, भी बहुत ज़्यादा चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। जैसे यूक्रेन युद्ध चल रहा है, जैसे जलवायु जैसी स्थिति है, आर्थिक मंदी की भी स्थिति है। ठीक है, इसी के अंदर जो भारतीय जो जीडीपी के अंदर लगभग 13% का उछाल देखा गया। कितना, जो पहली तिमाही है उसमें 13.5% का यानी उछाल देखा गया, और वह भी कोरोना के बाद में ये सबसे बड़ा उछाल है। जबकि हम 2020 के अंदर ये उछाल देखें तो 20% के आसपास। ये जो उछाल है वह 3 माही का है। ठीक है, यानी जो हमारी जो वित्तीय वर्ष होता है उसमें जो वर्ष है उनमें 3 के 4 माहियाँ होती है। ठीक है, जो पहली तिमाही है उसके अंदर ये 13 पॉइंट है। तो इन अंत में इन तीनों का जो औसत निकालकर जो वार्षिक वित्तीय दर की दर हम ग्रोथ दर निकालते हैं। ठीक है, तो हमारा इसके अंदर एक वर्ड यूज है जिसका हम सकल स्थायी पूंजी निर्माण। ठीक है, तो ये क्या चीज़ है, इसको हम एक बार देख लेते हैं। इससे पहले हम देख लेते हैं जो हमारा क्या क्या किसने क्या अनुमान लगाया था। जो आईएमएफ ने हमारी जो जीडीपी का जो अनुमान लगाया था वह कितना, लगभग 7% के आसपास लगाया था। जबकि जो आरबीआई थे उन्होंने अपनी जो जीडीपी है, जीडीपी का अनुमान लगभग कितना, लगभग 10% के आसपास लगाया था। ठीक है, तो क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, सकल पूंजी निर्माण के बारे में के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह है सकल घरेलू उत्पाद का ये एक हिस्सा है जिसका उपभोग सकल घरेलू उत्पाद के निर्माण में किया जाता है। तो इसका जो पहला कथन है हमारा क्या है, सत्य है। दूसरा कथन क्या कहता है, यह राष्ट्रीय आय उत्पादन में निवेश का ही अनुपात है। ठीक है, यानी जिस प्रकार हम किसी फैक्ट्री या किसी फर्म के अंदर निवेश करते हैं तो उसी का ये एक परिणाम है। तो पूछा गया सही कथन, तो सही कथन हमारे सी, यानी दोनों ही कथन क्या है, सत्य। जो सकल घरेलू उत्पाद पर ही निवेश का अनुपात ही होता है हमारा कौन सा, जिसको हम बोलते हैं सकल पूंजी निर्माण। ठीक है, इसमें क्या कहा गया, इस प्रकार यह स्पष्ट करता है कि जीडीपी का ये एक हिस्सा है। ठीक है, और इसके अंदर में हम निवेश में सकल पूंजी निर्माण में हम 3 तत्व देखते हैं। कौन से सकल, एक तो सकल नियत पूंजी निर्माण, स्टॉक और कीमत सम्मान। ठीक है, जिसके अंदर हम जो कुछ धातुएं जो अचल संपत्ति होती है उसमें जिसकी इस प्रकार में जो हमारा पूंजी निर्माण में हम क्या कर सकते हैं, जैसे हम मशीनें खरीदते हैं, उपकरण खरीदते हैं, या फिर आवास के लिए भूमि खरीदते हैं। ठीक है, या फिर ऐसी कोई भी चीज़ जो हमारी फैक्ट्री के अंदर यानी पूंजी का काम करती है। ठीक है, कहीं ना कहीं अगर हम ये देखें भी, जो हमारे जो जो कुशल श्रमिक का भी अगर हम उपयोग करते हैं तो वह भी किसी के अंदर आएगा, वह हमारा इसके अंदर किसके, सकल पूंजी निर्माण के अंतर्गत आएगा। ठीक है, अगली जो न्यूज़ थी हमारी, अगली न्यूज़ किससे संबंधित थी, ये एक है जो मादक पदार्थ है, यानी जो खेलों के स्थान है, जो प्रतिस्पर्धा के जो होते हैं, जहाँ पे खेल होते हैं वहाँ पर क्या भी जो नशीले पदार्थ होते हैं उनके विज्ञापन लगाए जाते हैं। तो इसके पक्ष में सरकार ने उनको यानी उनके दायित्व से रोकने के लिए और उनको एक फटकार लगाई है इस चीज़ से संबंधित। ठीक है, केंद्रीय उपभोक्ता मंत्रालय की ओर से। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कोकीन मादक पदार्थों का निर्माण कोक नामक पौधे की पत्ती से होता है। तो इसका जो पहला कथन है वह हमारा सत्य है। दूसरा कथन क्या कहता है, जो हेरोइन जो मॉर्फिन मानव शरीर में जो स्टेरॉयड हार्मोन्स को प्रभावित करता है। ठीक है, तो ये कब, जब हमारे शरीर के अंदर जो स्टेरॉयड प्रकार का जो होता है, जिसको बोलते हैं ओपीएडी दवा बनती है, जिससे क्या होता है भी, जिसमें जैसे अफीम जैसे पदार्थ होते हैं, अफीम निकलता है, जिससे क्या होता है भी मानव शरीर का जो ये हार्मोन होता है उसको एक बार करके लिए रोक दिया जाता है, निम्न स्तर के कारण होता है। ठीक है, तो पूछा गया सही कथन, तो सही कथन कौन सा है हमारा, सी। क्या कहता है, जो मादक पदार्थों और उनके स्रोत कहाँ कहाँ से आते हैं, जैसे अफीम के पौधे का उपयोग करते हैं। एक तो हम अफीम का जो पौधा होता है वह कहीं न कहीं मादक पदार्थ का उपयोग करता है। जैसे तंबाकू का उत्पादन पत्तियों को सुखाने से विकसित होता है। जब हम अफीम के पौधे के पत्तियों को सुखा देते हैं तो उससे क्या होता है, तंबाकू का भी जो तंबाकू के पौधे होते हैं उनसे भी पत्तियों का तंबाकू बनती है। ठीक है,
उसके बाद में क्या कहता है, अगला कहता है जो कोकीन का उत्पादन हमने कोक होती है यानी कोका पौधे की पत्तियों के द्वारा किया जाता है। ठीक है, अगला कहा गया है जो बार्बिट्यूर्स केंद्रीय तंत्रिका तंत्र पर कार्य को धीमा करने का कार्य करता है और यह रासायनिक अम्ल को भी व्युत्पन्न करना, जो मद्य पदार्थ होते हैं वे कहते हैं जो रासायनिक अम्ल के व्युत्पन्न भी होता है। अभी हमने हेरोइन को जो हेरोइन मॉर्फिन जो है से बनी एक ओपीओई दवा है जो अफीम जैसे पदार्थों के बीज की कली से निकाला जाता है और ये क्या करता है जो स्टेरॉयड मानव निर्मित पदार्थ है और शरीर में स्टेरॉयड हार्मोन के निम्न स्तर के कारण होने वाले इलाज के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अगला क्या गया एलसीडी सॉरी ये कुछ जो ये एलएसडी है जो स्क्लेरिक एसिड के निर्मित एक मृत भ्रंज है, मृत एल्कोहल पाया जाता है और ये एक कवक के रूप में पाया जाता है। ठीक है, अगला जो न्यूज़ है वह हमारी क्या है, एक जो पंचामृतर केस है। पंचामृत क्या है, ये इसमें क्या था, जब हम जो COP 66 हुआ था यानी जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 26 हुआ था, इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए 5 अलग अलग जो लक्ष्य बताए थे, ठीक है, इनको यानी जो अलग अलग रास्ते बताए थे, इससे हम जलवायु परिवर्तन के लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। ठीक है, तो उनको नाम दिया गया था पंचामृत। ठीक है, तो इसके अंदर क्या कहते हैं जो हमारी जो क्या गया अभी जो कहा गया किसने, जो यानी जो नेशनल डिमांड कॉन्स्टिट्यूंसी यानी जिसको एनसीडी के ने विश्व के सामने प्रस्तुत किया था। इसने कहा था भी जो 23 अगस्त को संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क सम्मेलन में भारत की तरफ से जो हमारा जो एनसीडीसी प्रस्तुत किया गया था, जिसमें भारत ने कहा था भी हम 2030 तक अपने जो कार्बन उत्सर्जना है वो कितना 45% कम कर देंगे। किसके हिसाब से, 2005 के तुलना में हम 2030 तक क्या कर देंगे, हमारा कार्बन उत्सर्जन है वह लगभग 45% कम कर देंगे। ठीक है, यह कब सौंपा गया था, ये 2015 में, जबकि अभी हम कह रहे हैं भी हम उसके मुकाबले कितना 50% के आसपास कर देंगे। ठीक है, अगला क्या गया है भी जो बिजली है 2030 तक हम नवीनीकरण का 50% से अधिक क्या करेंगे भी, हम जो हमारी आज की आवश्यकता है उसका 50% जो है हम नवीनीकरण जो ऊर्जा है उनके माध्यम से करेंगे और 2070 तक हम जो कार्बन का शून्य उत्सर्जन करेंगे। ठीक है, शून्य उत्सर्जन का अर्थ ये होता है भी जितना हम कार्बन का उत्सर्जन करेंगे उतना ही हम अपने पदार्थों से अवशोषित कर लेंगे वापस। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है भी हम कार्बन का उत्सर्जन करेंगे ही नहीं, कार्बन तो उत्सर्जन होगा मगर उतना होगा जितना हम उत्सर्जन करेंगे उतना ही हम क्या कर लेंगे, अवशोषित कर लेंगे हमारे पेड़ों के माध्यम से या फिर कोई और तकनीक के माध्यम से। ठीक है, एक इसके अंदर बस यही कहा गया जो ये है 2015 में इसको सौंपा गया था, तब हमने नवीनीकरण ऊर्जा का 40% का लक्ष्य रखा था जिसे हमने बढ़ाकर अब 50% कर दिया है। ठीक है, और 2050 के हमने पहले इसको 33 से 35% रखा था, अब इसको बढ़ाकर अपने कितना कर दिया है, 45% कर दिया है। क्वेश्चन के और इसी के एक न्यूज़ थी, इसी से संबंधित न्यूज़ थी जिसमें G20 पर्यावरण का जो जलवायु परिवर्तन का मंत्री स्तरीय सम्मेलन हो रहा है, उसके अंदर जो हमारे भूपेंद्र सिंह यादव जो कि पर्यावरण मंत्री हैं, उन्होंने कहा है भी जो नेट जीरो कार्बन का उत्सर्जन विकसित देशों ने किया है, जबकि हम उसकी जो हमारी जिम्मेवारी बनती है, फिर भी हमारी जिम्मेवारी बनती है भी हम क्या करेंगे, जो कार्बन उत्सर्जन या जलवायु परिवर्तन से जो कार्बन है उसको भी हम क्या करेंगे, नियंत्रित करेंगे। यानी हम जो विकसित देश, जब औद्योगिक क्रांति आई थी तो विकसित देश ने कोयले का बहुत अधिक मात्रा में दहन करके जलवायु परिवर्तन जैसी स्थिति को जन्म दिया था, जबकि हमारी जो विकासशील देश आज जबकि भारत जब क्या था और यानी ब्रिटेन का उपनिवेश यानी हम कह सकते हैं एक प्रकार से, जो ब्रिटेन इस पर कब्जा कर रखा था, तो जिससे क्या था भी यहाँ पर हमने विकास किया ही नहीं था, तो विकास उन्होंने अपने देश का किया और जिसके जो परिणाम है वो हम सबको भुगतने पड़ रहे हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत ने वर्ष 2030 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य रखा है। तो पहला कथन हमारा गलत है क्योंकि ये कब तक रखा हमने, 2070 तक रखा है ना कि 2030 तक। 2030 तक तो हमने नवीनीकरण ऊर्जा किया और ये का 50% का लक्ष्य रखा है और साथ में ही हमने जो 45% का बात रखा है। ठीक है, यानी 2050 की तुलना में हम 45% कम कर लेंगे। ठीक है, अगला क्या कहता है, भारत में वर्ष 2070 तक नवीनीकरण ऊर्जा के संसाधनों का 50%, ये भी गलत हो क्योंकि ये हमने 2030 में तक रखा है। पूछा गया सही कथन, तो सही इसमें दोनों ही गलत हैं, तो आंसर हो गया हमारा डी। ठीक है, अगली न्यूज़ क्या कहती है, अगली न्यूज़ ये एक जो अनुसूचित जाति है, जैसे उत्तर प्रदेश ने क्या अभी ओबीसी में 17 जातियों को अनुसूचित जाति वर्ग के लिए
सभी की सूचना रद्द कर दी है। तो इसमें अंदर से जो सुप्रीम यानी जो कोर्ट ने कहा है, जो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यह कहा है भी जो ओबीसी या कोई भी संसाधन है, संविधान ने अनुच्छेद 141 के तहत अनुसूचित वर्ग की सूची बनाने या बदलाव करने की जो शक्ति है वह किसको दी है? केवल और केवल देश की संसद को दी है। इसके अंदर राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, इस सूची में बदलाव करने का अधिकार नहीं है। ठीक है, तो इसे ये बात इसके अंदर कही गई है, उनके अंदर जो फेरबदल करने की बात कही गई है। बाकी इसके बाद में जो आगे कुछ था वह पॉलिटिकल कुछ दे रखा था जो हमारे काम का नहीं था। क्या कहता है अभी भारतीय संविधान की अनुसूचित वर्ग में संशोधन करने की शक्ति किसके पास है? तो ये हमारे किसके पास है? ये हमारी संसद के पास है। कौन से आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 314, ठीक है, सॉरी 341 के अंदर, नहीं कि 14, ठीक है सर। अगले जो क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, सॉरी अगली जो न्यूज़ है वह कहती है हमारे जो मुख्य न्यायाधीश हैं यूयू ललित जी, उनका जो कार्यकाल कह रहा है कि छोटे कार्यकाल है मगर वह बहुत बड़े निर्णय के लिए जाने जाते हैं, यानी वह बहुत ही ज़्यादा एक्टिव रहते हैं। तो वैसे इसमें कोई न्यूज़ नहीं है क्योंकि उन्होंने अपने पास जो काफ़ी समय से निलंबित पड़े मामले हैं उन मामलों को अपने पास मिलाया और जल्दी से जल्दी उनका सुलझाने की बातें कही गई है। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है भी इनका ये छोटा कार्यकाल का क्या अर्थ है। ठीक है, यानी छोटा कार्यकाल यानी कितना कार्यकाल। तो क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, क्या कहता है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय संविधान के अनुसार मुख्य न्यायाधीश का कार्यकाल 65 वर्ष निर्धारित किया गया है। तो इसका जो पहला कथन हमारा गलत हो जाता है क्योंकि मुख्य न्यायाधीश का जो कार्यकाल है वह तो 65 वर्ष है, मगर ये बात संविधान में नहीं कही गई है, यानी संविधान इसका उल्लेख नहीं करता है। संविधान इस बात पर मौन है, यानी संविधान में भारतीय मुख्य न्यायाधीश की यानी जो समयावधि है उसके बारे में कुछ भी नहीं कहा गया है। तो इस हिसाब से पहला कथन हमारा क्या हो जाता है? गलत हो जाता है। दूसरा कथन क्या कहता है, भी राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश को केवल संसद की सिफारिश के आधार पर ही हटा सकता है। तो हमारा जो दूसरा कथन है वह सत्य है। ठीक है, यानी जब संसद क्या होगी, महाभियोग की प्रक्रिया के तहत राष्ट्रपति को जब सिफारिश करेगा भी इन मुख्य न्यायाधीश को हटाया जाना चाहिए, तो राष्ट्रपति उनको हटाने से संबंधित है, यानी वो सिफारिश या जिसको कह सकते हैं जो आदेश जारी कर सकता है। तो पूछा गया हमसे सही कथन, तो सही कथन कौन सा है? केवल और केवल बी। ठीक है, अगली जो हमारी न्यूज़ थी, ये जो काफ़ी दिनों से चर्चा में रही है, जो हमारा जो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो है उसकी ये रिपोर्ट आई थी जिसके अंदर कहा गया, ये सारा डेटा दे रखा है भी, जिसके अंदर भी जो क्राइम है उसमें ज़्यादातर वृद्धि हुई है, यानी 2020 की तुलना में 2021 में क्राइम के अंदर काफ़ी वृद्धि हुई है। ठीक है, तो यही इसके अंदर सारा डेटा दे रखा है। एक इसके अंदर वैसे यही दे रखा है जो साइबर क्राइम के अंदर जो बढ़ोतरी हुई है 2021 के अंदर, अगर हम साइबर क्राइम कितने थे, लगभग 52,954 थे। ठीक है, और जबकि 2020 के अंदर अगर हम इसकी बात करें तो यह 50,035% 35 यानी 5% ज़्यादा वृद्धि हुई है। ठीक है, तो बस यही चीज़ इसमें एक अलग दे रखी थी, बाकी हमने पहले भी देख लिया है। ठीक है, क्वेश्चन क्या कहता है, क्राइम इन इंडिया नामक रिपोर्ट का प्रकाशन किसके द्वारा किया जाता है? तो ये किसके द्वारा किया जाता है? हमारी यानी राष्ट्रीय आपराधिक रिकॉर्ड ब्यूरो के द्वारा। ठीक है, अगली जो न्यूज़ है हमारी, ये है हमारी, ये आईआईटी ने, जो आईआईटी मद्रास है, उन्होंने एक ब्लॉक तकनीक के माध्यम से चुनाव करवाया है। यानी उन्होंने कहा है जैसे हम सॉफ्टवेयर के माध्यम से, एक जिस प्रकार से आज हम इंटरनेट के माध्यम से काफ़ी कुछ चीज़ें आपस में जुड़ी हुई हैं, उसी प्रकार से कहा अभी जो ब्लॉकचेन तकनीक है उसके माध्यम से जो चुनाव के बूथ हैं उनको हम एक साथ जोड़ देंगे, जिससे क्या होगा, भी चुनाव होगा वह त्वरित तेज़ी से और निष्पक्षता से और उसको जो यानी बहुत ही तीव्रता से और कम खर्च के अंदर हम चुनाव करवाने के सक्षम हो जाएंगे। और इसमें कहा गया जो ये नई तकनीक है इसको हैक करने की जो, यानी जिसको हैकिंग जैसी जो समस्या है या हैकिंग के चांस इसमें ना के बराबर है। ठीक है, और एक इसके अंदर कहा गया है इस न्यूज़ के अंदर भी, अगर इसके अंदर सर्वर की सबसे बड़ी समस्या है, यानी अगर ये चुनाव करवाए जाते हैं तो चुनाव आयोग को अपना एक अलग सर्वर बनाना होगा। ठीक है, क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कंप्यूटर का एकीकरण, मुद्रा का संचालन, ठीक है, और मुद्रास्फीति पर नियंत्रण, चुनावी प्रणाली, निम्न में से किन पर ब्लॉक तकनीक का उपयोग किया जा सकता है? तो ये कौन कौन सी तकनीक है अभी हमने देखा है। जैसे कंप्यूटर का एकीकरण से संबंधित तो हम इसमें देखते ही हैं, यानी कंप्यूटर को जब एक साथ हम जोड़ते हैं तो हम ब्लॉकचेन तकनीक के माध्यम से कर सकते हैं। मुद्रा का संचालन जैसे बिटकॉइन था, ठीक है, मुद्रा यानी आभासी मुद्रा भी हो सकती है। ठीक है, तो जिसके हम कह सकते हैं भी, तो मुद्रा का संचालन भी ब्लॉकचेन तकनीक के माध्यम से किया जा सकता है। मुद्रास्फीति का नियंत्रण, जब
मुद्रास्फीति का नियंत्रण ब्लॉकचेन के माध्यम से संभव है, तो ये हम नहीं कह सकते हैं भी इसके द्वारा मुद्रास्फीति का, क्योंकि मुद्रास्फीति नियंत्रण से संबंधित क्या होता है, ये कार्य किसका होता है, हमारी जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी जो केंद्रीय बैंक होती है उसका ये कार्य होता है, वही इसको निर्धारित करती है। ठीक है, क्योंकि जो आभासी मुद्रा होती है वह अभी किसी भी राज्य यानी किसी भी यानी स्टेट या किसी राज्य या किसी देश के कंट्रोल के अंदर नहीं है, तो अभी उसका हम नहीं कह सकते हैं। ठीक है, और चुनावी प्रणाली का तो अभी हमने देखा ही है। ठीक है, तो पूछा गया सही कथन तो सही कौन सा है, 1, 2 और 4। 1, 2 और 4 कौन सा है, हमारा आंसर डी। ठीक है, सही कथन पूछा गया है। ठीक है, अगला क्या कहते हैं, देश को ये किए दे रखा है भी देश को आज ही मिलेगी कौन सी सर्वाइकल कैंसर की रोधी पहली स्वदेशी वैक्सीन। ठीक है, तो ये कि इसके अंदर क्या आ गया, जो कि क्वाड्रिलेंट ह्यूमन पेपिलोम वायरस। ठीक है, कि वैक्सीन को यानी ये वैक्सीन बनाई गई है जो कि स्वदेशी निर्मित है, और इसका उत्पादन के लिए इसको जो अनुमति दी थी किसके द्वारा दी गई थी, ये भारत के दवा एवं महानिर्देशक जिसको बोलते DCGI। ठीक है, जिसको बोलते हैं डिपार्टमेंट ऑफ ड्रग एंड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, क्या कहे भी इसने इसको जो उत्पादकता में यानी इसके उत्पादन के लिए मंजूरी थी। ठीक है, तो अभी इसकी जो उत्पादन किया जा चुका है तो इसका अभी हम वितरित करेंगे। तो इसमें क्या है भी जो यह वैक्सीन है ये सभी आयु के लोगों को दी जा सकती है। ठीक है, जो कि जो पहले की जो हमें जो बेस लाइन की तुलना में यह लगभग 1000 गुना ज़्यादा एंटीबॉडीज़ का निर्माण करेगी। एंटीबॉडीज़ यानी हमारे शरीर में जो रोगों से लड़ने की जो क्षमता वाले जो एंटीबॉडीज़ होती हैं उनका जो अधिक निर्माण होगा तो रोगों से लड़ने की क्षमता भी हमारी क्या होगी, अधिक होगी। ठीक है, कैंसर इस बीमारी का दूसरा ऐसा रूप है जो जिससे देश में 15 से लगभग 44 वर्ष तक के समूह की महिला सबसे ज़्यादा प्रभावित होती है। जो हमारा जो स्पाइकल कैंसर है यह भी ये एक बीमारी है जो कि कैंसर का ही रूप से जिससे ज़्यादातर 15 से लेकर 44 वर्ष की जो महिलाएं होती हैं वह काफ़ी प्रभावित होती हैं। ठीक है, क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, भारतीय औषधीय महानिर्देशक वैक्सीन क्या कहते हैं, वैक्सीन के उत्पादन की अनुमति प्रदान करता है। तो पहला कथन हमारा सत्य है। हाल ही में स्पाइकल कैंसर की रोकथाम हेतु निर्मित यानी व्यक्तियों के उत्पादन को मंजूरी दी गई है। सॉरी, ये क्या वैक्सीन को उत्पादन की मंजूरी दी गई है। तो दूसरा कथन भी हमारा क्या है, सत्य है। तो पूछा गया सही कथन, तो सही कथन कौन सा है, हमारा सी। ठीक है, अगला है राज्यों को सस्ती दर पर चना खरीदेगी, यानी जो हमारा जो चना है वह जो भारत सरकार है वह सस्ती दरों पर खरीदेगी। ठीक है, सस्ती दरों पर खरीदने का मतलब ये है भी इसमें क्या होगा, जो भाई जी सस्ती दरों पर खरीदने से जो लोगों को MSP पर चने का उत्पादन मिल पाएगा। ठीक है, इसके अंदर एक वैसे कहा गया जिसके कौन कौन सी जो फसल है, जैसे अरहर है, उड़द है, मसूर है कि दालों का सरकारी खरीद की मौजूदा अधिकतम सीमा कितनी 25% है, जिसको अभी बढ़ाकर कितना कर दिया गया है, 40% कर दिया गया है। ठीक है, क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, क्वेश्चन हम देख लेते हैं क्या कहता है भी निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जो एक काबुली चना रवि की फसल है जिसमें वसा का अभाव पाया जाता है। तो इसका जो पहला कथन है हमारा सत्य है। जो काबुली चना है वह एक रवि की फसल है जो और जो सामान्य जो हमारा तो उससे इसमें प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है, वसा इसमें कम मात्रा में पाई जाती है। ठीक है, भारत काबुली चना का उत्पादन में अग्रणी है, यानी भारत है या भारत लगभग इसके भारत और एशिया में लगभग इसका 90% तक का हिस्सा मान लो इसमें उत्पादित होता है, और जो भारत है इसमें सबसे ज़्यादा उसका उत्पादन करता है। काबुली चना सामान्य चने की तुलना में अधिक शुष्क मौसम सहन करने की क्षमता रखता है। तो इसका तो तीसरा कथन भी क्या है, हमारा सत्य है। तो पूछा गया सही कथन, तो तीनों ही कथन क्या है, सत्य है। ये इसका दे रखा है क्या कहता है, जो काबुली चना प्रोटीन का एक अच्छा स्रोत है जो कि उसमें वसा का इसके अंदर अभाव पाया जाता है। ठीक है, और इसमें क्या कहता है, जिसमें पर्यावरण में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण यानी जो नाइट्रोजन होता है उसका जो चक्कर है वह स्थिर रखता है। ठीक है, इसमें लगभग 90% एशिया और भारत में होती है। भारत चने का सबसे बड़ा उत्पादक और सबसे बड़ा ही आयातक है। वर्तमान में चने की फसल कई प्रमुख बीमारियों व कीटनाशकों से अति संवेदनशील होती है। ठीक है, यानी हल्की सी बीमारी होते तो भी ये फसल क्या हो जाती है, खराब हो जाती है। फसल को अत्यधिक तापमान या सूखे का सामना करना पड़ता है। ठीक है, और वैश्विक स्तर पर 70% चने की फसल बर्बाद हो जाती है। ठीक है, जो साधारण चने फलते हैं यानी फसल ठंड के मौसम में अनुकूल होती हैं, और ऐसे में अगर तापमान बढ़ता है तो फसल को नुकसान पहुंचता है। और जो काबुली चने होते हैं वह गर्म व सूक्ष्म जलवायु को सहन करने में अधिक क्षमता होती है। ठीक है, अगली जो न्यूज़ है हमारी क्या कहता है, अगली न्यूज़ है हमारी 3 वर्षों में
23 करोड़ टन कोयला उत्पादन का लक्ष्य है। वैसे तो हम अगर बात करें तो हम नवीनीकरण ऊर्जा की बात करते हैं, मगर आने वाले 3 वर्षों के लिए हमें लगभग 123 टन तक कोयले की आवश्यकता होगी। ठीक है, उत्पादन होगी। और कहा गया 2024-25 तक देश में कोयला उत्पादन को 123 टन तक करोड़ तक बढ़ाने करने का लक्ष्य रखा गया है। क्योंकि अगर आज के टाइम पर हम देखें, इसमें बताया गया जो बिजली क्षमता के उत्पादन में हम जो हमारा 65% है वह भी हम आज हम जो बिजली है कोयले से उत्पादन करते हैं। ठीक है, तो ऐसे में हम ये कह पाए ना भी हम जल्दी ही हम नवीनीकरण ऊर्जा पर शिफ्ट हो जाएंगे, तो ये एक यानी हम सही तर्क नहीं हो सकता है। ठीक है, वैसे हमने लक्ष्य रखा अभी 2030 तक हम अपना 50% संयंत्रों के जो हिस्सेदारी है वह नवीनीकरण ऊर्जा से हम कर देंगे। यानी जो 50% हिस्सेदारी से हम क्या करेंगे, तो कोयले से उत्पादन करेंगे और 50% हम नवीनीकरण ऊर्जा के माध्यम से करेंगे। ठीक है, अगली जो न्यूज़ थी हमारी, कह रखा भी जो लेह में जो इजरायली नागरिकों वायुसेना ने बचाया, तो इसको कहाँ पर बचाया था, ये बताया था गोंग मारू ला के अंदर। तो ये देख लेते हैं गोंग मारू ला क्या कहता है भी जो गोंग मारू ला ला दर्रा निम्न में से किस स्थान पर स्थित था, तो ये अभी कहाँ पे है, यह लद्दाख के अंदर स्थित है। ठीक है, ये न्यूज़ भी हमारी कहाँ पर है, ये लद्दाख से संबंधित है, लद्दाख में ट्रैफिक बीमारी के होने के से। ठीक है, यानी ये इसकी जो ऊंचाई है वह काफ़ी लगभग 16,800 फीट ऊंचा है, जहाँ पर जाकर क्या होता है भी ऑक्सीजन की मात्रा बहुत ही कम हो जाती है, जिससे क्या होता है भी सांस लेने में तो दिक्कत होती है, साथ में साथ जैसे उसके साथ ऑक्सीजन की कमी होने से सांस लेने में दिक्कत होती है। ठीक है, और उल्टियाँ जैसी, चक्कर आने जैसे आदि बीमारियाँ भी हो सकती हैं। ठीक है, क्वेश्चन हमारा तो हमने देख लिया। अगला जो न्यूज़ था वो हमने देख लिया, जो आया था हमने एक दो पहले न्यूज़ देखी थी, जो है कि मैं संयंत्र निरीक्षण के लिए जो हमारी जो IAEA के जो यानी जो अंतर्राष्ट्रीय जो हमारी अंतर्राष्ट्रीय परमाणु एजेंसी थी, उसकी जो एक टीम आई थी उसका निरीक्षण करने के लिए। इसके अंदर कहा गया है भी जो एक भी इसमें जो रेडिएशंस है उसके लिए उन्होंने कहा भी जो रूस की सैनिकों का वहाँ कब्जा है, तो उन्होंने कहा भी इसके लिए आपको एक दिन बहुत होगा, मगर उन्होंने कहा भी अगर इसकी जाँच के लिए काफ़ी टाइम भी लग सकता है। इसी के अंदर कहा भी जो कि यूक्रेन के अंदर 1986 में एक चेरनाबिल के परमाणु संयंत्र में भीषण हमला हुआ था, हादसा हुआ था, जिसके कारण वहाँ पर जो रेडिएशंस है वह अभी भी फैली हुई है। ठीक है, तो क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु एजेंसी की स्थापना परमाणु ऊर्जा शांति व विकास हेतु 1957 में की गई थी, तो पहला कथन हमारा सत्य है। ठीक है, ये वार्षिक रिपोर्ट संयुक्त महासभा को सौंपता है, दूसरा कथन भी हमारा सत्य है, क्योंकि ये जो न्यूज़ थी हमने पहले डिस्कस कर ली थी और ये क्वेश्चन भी। ठीक है, तो पूछा गया आंसर सी हो गया। ठीक है, ये भी न्यूज़ हमने पहले डिस्कस कर ली थी, जिसमें कि आर्टेमिस 1 ये मून का रॉकेट का क्या है, अभी तो पीछे न्यूज़ आई थी एक दो दिन पहले, जिसमें क्या होता है, तो ये जो प्रक्षेपण यान था ये असफल हो गया था उसमें तकनीकी दिक्कत के कारण। ठीक है, अभी नासा ने कहा है भी हम 3 सितंबर को इसका दोबारा परीक्षण करेंगे, यानी दोबारा इसको भेजने की तैयारी करेंगे। ठीक है, इसकी जो लंबाई है लगभग 322 फीट है, यानी 28 मीटर लंबा ये रॉकेट नासा द्वारा बनाया गया है और यह अब तक का सबसे शक्तिशाली रॉकेट है। ठीक है, इसके बिना चालक दल वाले जो आयरन स्पेसओक्स को चांद पर छोड़ा जाएगा और वह तकरीबन 42 दिनों तक चांद पर प्रशिक्षण करेगा। हालांकि अमेरिकी अंतरिक्ष ने बताया है कि रविवार को जैसे 3 सितंबर को क्या है मौसम तो ठीक नहीं रहेगा, मगर नासा ने कहा है भी फिर भी इस मिशन को हमें कहा है 2025 तक है जो मिशन को, यानी तो इस मिशन का तो तीसरा मिशन कह सकते हैं जो चांद पर मनुष्य को भेजने की बात कही गई है। ठीक है, अगला है भारत और नेपाल के मध्य में एक नदी है जिसका नाम है पेढ़ी नदी। इसके जो उस पर काफ़ी विवाद चल रहा है, जिसमें कहा था एक नाला था जिन्होंने नेपाल नागरिकों ने उसको तोड़ दिया था, जिसकी वजह से जो सिंचाई जैसी जो प्रॉब्लम है वह बढ़ती जा रही है। जो हमारी जो पेढ़ी नदी है, ठीक है, उसके बारे में देख लेते हैं। जो क्या कहते हैं, हमारी पेढ़ी नदी है वह नेपाल से निकल कर हमें बिना ठोरी में प्रवेश करती है और यहाँ पर एक नटरिजिंग होते हुए क्या होते हैं यह सिरना नदी में मिल जाती है और यहाँ इसका बहाव क्षेत्रफल लगभग 40 किलोमीटर है और इससे निकलने वाले नाले से प्रखंड से आधा दर्जन गाँव में लगभग 700 से 800 एकड़ की फसलों को सिंचाई किया जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, पेढ़ी नदी किसकी एक सहायक नदी है, तो ये किसकी एक सहायक नदी है, ये नारायणी नदी है। नेपाल में जो हमारी जो गंडक नदी है उसको हम क्या कहते हैं, गंडकी नदी है, उसको नेपाल के अंदर नारायणी नदी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, जो गंडकी नदी जिसे नारायणी नदी के नाम से भी जाना जाता है नेपाल की प्रमुख नदियों में से एक है और यह भारत में गंगा की एक सहायक नदी है। ठीक है, और यह बूढ़ी गंडकी को प्रमुख सहायक नदियाँ कौन कौन सी, मानस,
और बोलार, पड़ई, सिकता, तिलवे, त्यूर और धनोती और कोहोरा। ठीक है। अगले जो ये न्यूज़ थी ये जेम्स वेब टेलीस्कोप के बारे में एक न्यूज़ थी। उन्होंने जो फैंटम आकाशगंगा है उसकी एक तस्वीर ली है। पिछले कुछ ही दिनों पहले हमने इसकी न्यूज़ देखी थी, जिसके अंदर इसमें क्या था, इसने जो हमारा जुपिटर था उसकी काफ़ी अच्छी रेजोल्यूशन वाली तस्वीरें ली थी। ठीक है, तो इसके बारे में क्वेश्चन अब की बार यूपीएससी में आ सकता है। जेम्स वेब टेलीस्कोप ये किसका, नासा द्वारा भेजा गया एक टेलीस्कोप है। ठीक है, जिसको लंग्रेंजिस पॉइंट 2 पर स्थिर रखा गया है, ताकि वहाँ पर क्या है भी 2 ग्रहों, लंग्रेंजिस पॉइंट यानी 2 ग्रहों का जो ग्रेविटेशन फील्ड है वह लगभग बराबर हो जाता है, ताकि जो कोई भी उपकरण होता है वह स्थिर रह सके। ठीक है। अगली जो न्यूज़ थी, क्या कह रहा है अभी जो धान की कृषि, इसमें कहा गया जो अभी जो धान की कृषि है वह भी हम जो गेहूं की तरह बो सकते हैं। तो अभी हम धान की जो कृषि करते हैं वह क्या करते हैं, अभी भूमि में पहले जल स्तर यानी जल को पहले हम जो पूरी भूमि में को जल से भर देते हैं और फिर उसके अंदर हम धान को बोते हैं। ठीक है, यानी उनको बोआ जाता है, न कि उसको उसके अंदर क्या होता है, उनको रोपण किया जाता है, यानी हाथ से हम लगाया जाता है। मगर इन्होंने कहा है जो हम जो पूसा बासमती 1989 और पूसा बासमती 1985 दो नई किस्म बनाई गई जो गेहूं की तरह बिजाई की जा सकती है। इसके साथ ही जो इसके ऊपर जो खरपतवार होंगे, खरपतवार से संबंधित जो दवाइयाँ होंगी उनका भी इस पर क्या होगा, नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, यानी कम प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, इसके साथ साथ क्या कि उसका प्रभाव न पड़ने के ज़्यादा स्वादिष्ट भी होगी और काफ़ी हेल्दी भी होगी। ठीक है, तो ये इसके बारे में न्यूज़ थी। तो ये हम कोट कर सकते हैं कोई भी हमारा अगर मेंस का आंसर लिखते हैं तो। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। और ये आपकी यूपीएससी की जर्नी क्या हो, हैप्पी हो। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।